लगातार गिरती जा रही है डॉलर के मुकाबले और उसको संभालने की कोशिश की जा रही है। इस सवाल इस बात को लेकर क्या ये गिरती अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था की जो सेहत है खराब सेहत के लक्षण मात्र है या कुछ और कारण है। इस वक्त एक बड़ी खबर यह भी आ रही, खराब अर्थव्यवस्था से जूझती सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। टेलीकॉम क्षेत्र में विदेशी निवेश 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। रक्षा के क्षेत्र में कुछ शर्तों के साथ 49% विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ बीमा क्षेत्र में निवेश 26% से 49% कर दिया गया है। ये कुछ बड़े फैसले सरकार ने किए हैं और इन बड़े फैसलों से साफ है कहीं ना कहीं सरकार के माथे पर बल पड़ा हुआ है और सरकार को लगता है कि अगर जल्द इस पर काबू पाने की कोशिश नहीं की गई, जल्द अगर विदेशी निवेश को हिंदुस्तान में आकर्षक नहीं बनाया गया तो देश की अर्थव्यवस्था को हालत और खराब हो सकती है। अंशुमन, क्या ये जो सरकार ने फैसले किए इनकी वजह से कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा या इस बात को दर्शाता है कि सरकार को इस बात की चिंता है कि दरअसल अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर से खराब होती जा रही है? नहीं, सरकार को इस बात की चिंता है और ये फैसले माहौल बदलने में थोड़ी मदद करेंगे। सारे फैसलों के अलग अलग असर है क्योंकि हर सेक्टर की अलग पोजीशन है भारत में। टेलीकॉम में एक दूसरे तरीके की समस्या है, टेलीकॉम का बाजार सैचुरेट हो रहा है, कंपनियों के रिटर्न कम हो रहे हैं। टेलीकॉम में 100% एफडीआई खोलने का मतलब है कि भारत की कंपनी अपनी इक्विटी बेचेंगी और इक्विटी निवेश आएगा। पर बाकी जो सेक्टर है उनमें एफडीआई के लिबरलाइजेशन के बाद एक बड़े पैमाने पर माहौल बदलने में मदद मिलेगी। यह दिखाई देगा कि विदेशी निवेशकों को लगेगा कि सरकार सुधार की तरफ बढ़ रही है आगे। यह महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई भी संकेतक पॉजिटिव नहीं है और लंबे समय के लिए देश चुनाव की तरफ जा रहा है, लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता रहनी है, भारत के बाजार में लागत ज्यादा है, एनर्जी की कॉस्ट ज्यादा है, कर्ज की कॉस्ट ज्यादा है, लैंड रिसोर्सेज की कॉस्ट ज्यादा है और विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर है, घरेलू मुद्रा कमजोर है। ऐसी स्थिति में ये फैसले माहौल बदलने में तो मदद करेंगे, लेकिन ये निवेश कितने समय तक सामने आएगा और कब तक ये आएगा उसका ये कहना मुश्किल है। इसलिए तात्कालिक तौर पर इसका कोई बड़ा फायदा अर्थव्यवस्था में नजर आएगा मुझे लगता है मुश्किल है। सेंटीमेंट बदलने में मदद मिलेगी, लेकिन इसमें एक और चीज महत्वपूर्ण है कि सेंटीमेंट बदलने की कोशिश एफडीआई रिटेल में भी की गई थी, लेकिन उससे सेंटीमेंट बदलने में उससे सेंटीमेंट बदलने में कोई बड़ा फायदा नहीं मिला। कोई बड़ा फायदा नहीं होता। दूध साहब, सवाल इस बात को लेकर यह है कि एक तरफ हमको लगता है कि विदेशी अर्थव्यवस्था जो हमारी विदेशी निवेश है वो नहीं आ रहा है, अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। दूसरी तरफ हम फूड सब्सिडी बिल जैसी चीजें लेकर आते हैं जिसमें 1,25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो पैसा कहां से आएगा? तो एक तरफ हम अर्थव्यवस्था के गिरती सेहत का रोना रोते हैं और दूसरी तरफ लोक लुभावन हम चीजें करते हैं। क्या ये अर्थव्यवस्था के अंदर जो नीतियां हैं उनमें कंफ्यूजन का कारण है जो आज हालत हम पहुंची हुई है? बिल्कुल कंफ्यूजन का कारण नहीं, अर्थव्यवस्था बराबर चल रही है। 17 लाख करोड़ का बजट प्रोजेक्टेड बजट है, वो सब आ रहा है, उससे ज्यादा ही आएगा। और अगर ऐसा कुछ रहता ना तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये मूडी एसएमपी वगैरह एजेंसीज है, ये रेटिंग करती है, किसी का भी डरते नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो रेटिंग डाउनग्रेड कर देती थी, रिजर्व बैंक के पहले ही कर देती थी, पर ऐसी चीज नहीं है। एक बात आप देखिए कि हमने एक बार फ्री इकोनॉमी फ्री मार्केट शुरू किया है और इमर्जिंग इकोनॉमी में सभी ने ये शुरू किया है, तो उस प्रकार से जाना जरूरी सरकार ने समझा और वो चलते रहे। और जब डॉलर 60 रुपए तक पहुंच गया तो उसके बाद थोड़ी चिंता हुई। अगर वो 55 पे रोकना चाहते तो रोक सकते थे, पर ये रोकने का टाइम अभी है ही नहीं, क्योंकि एक साइड में हम जा सकते हैं, या तो फ्री इकोनॉमी कीजिए या तो फिर रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी कीजिए, करते जाइए, जो भी है सबको रिस्ट्रिक्शन लगाइए, पर दोनों के बीच में ये घोड़ा चल नहीं सकता। और इसलिए थोड़े टाइम के लिए ही रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा है कि ये स्थिति रहेगी और आगे जाके सुधर जाएगा। और अभी जो रुपया बिल्कुल ही गिरते जा रहा है और ये आगे गिरते जाएगा, तो उसकी रफ्तार अब रोक ली गई है। उसको जो रिवर्स साइड में डाला है वो थोड़े दिन तक रहेगा। यानी थोड़ी बहुत, यानी आपके मुताबिक चिंता की लकीरें माथे पर जरूर है, लेकिन बहुत गंभीर स्थिति नहीं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, हमने जो सवाल धूत साहब से कहा, तो वही सवाल आपसे कि एक तरफ अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, दूसरी तरफ आप 1,25,000 करोड़ के फूड सब्सिडी देने के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? नहीं, आशुतोष जी, देखिए, हम बहुत बड़ा सब्सिडी देते थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, वो धीरे धीरे करीब करीब हम समाप्ति की कगार तक ला दिए। 3-4-6 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और आपने 1,25,000 ला दिया लोगों के पास एक्स्ट्रा।
नहीं 92-93 हजार करोड़ तो ऑलरेडी सब्सिडी फूड सिक्योरिटी फूड पे चली रही थी। हमें करीब 1,10,000 चाहिए, 20 और 22,000 करोड़ रुपए की और करनी है, वो उससे ज्यादा का अरेंजमेंट हो चुका है। मैं 2-3 चीजें बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए 2009 में भी इससे खराब स्थिति थी, हम 8 में हम दो ही साल में डबल डिजिट तक पहुंच गए थे, हमारी ग्रोथ रेट डबल डिजिट पहुंच गई थी। हम जो है विदेशी मुद्रा, अभी जैसे हमारे पत्रकार साथी ने कहा जागरण वाले कि हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व 1,60,000 करोड़ का है, उसमें चिंता की बात नहीं है। हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो कम हो रहा है, मतलब खत्म काफी मीट आउट कर रहे हैं हम। तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो रही है धीरे धीरे। पिछले बजट के बाद जो चिदम्बरम साहब ने बजट रखा था उसमें कई चीजें ऐसी रखी जिसके कारण हम आज इस स्थिति में आ रहे हैं। ये भी फैक्ट है कि हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं उसमें बहुत बड़ा हमारा फॉरेन करेंसी चला जा रहा है। तो कोई चिंता इतनी नहीं है करने की जरूरत है। हाँ, ये जरूर है कि हमें इन चीजों से बहुत सतर्क होकर के और अच्छे से करना होगा। 6-8 महीने काफी टफ हैं, उसके बाद हम पहले जो हमारे ग्रोथ 8-9-10 तक जाती थी वो 1 साल में हो जाएगी, 1.5 साल में हो जाएगी। अखिलेश जी, क्या ये राजनीति गलत राजनीति है जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है? आपने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में आपने कहा सब्सिडी घटाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ राजनीतिक कंसिडरेशन है, चुनाव जीतना है, इसलिए आप 1,25,000 करोड़ से ज्यादा का बोझ आप आम जनता पे लाद दीजिए। तो दोनों चीजें कैसे एक साथ चल सकती है? आशुतोष जी, दुनिया में हर जगह फूड पे इस सब चीजों पे सब्सिडी है, देना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करेंगे, क्योंकि समाज में हर किसी को हर चीज अफोर्ड करने के लायक नहीं है, तो ये आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात कि जो हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों से हम देखिए, जब यूपीए आई थी तो 4.5 लाख करोड़ का हमारा पूरा नेशनल बजट था। आज हम 17 लाख करोड़ के बजट में पहुंचे। यहीं से टैक्स से ही हम कमा रहे हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, हमारी पर कैपिटा बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है, हमारा जीवन स्तर बढ़ा है, हम काफी रिच हो रहे हैं अपने कंट्री के अंदर लेकर के। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सतर्क नहीं रहना चाहिए। बहुत सी चीजें बीच में एक मिस्टेक हुई थी, जो बैंकों को सारे लोगों को गोल्ड इंपोर्ट करने का दे दिया गया था, और वो भी उसमें वो जो वादा वाला होता है उसको लेकर के काफी फॉरेन के चलिए एक चीज कम से कम आपने अपनी गलती मानी, लेकिन आप ये मानते हैं कि राजनीति के कुछ मजबूरियां भी होती है, उन मजबूरियों के तहत आपको फैसले करने पड़ते हैं, आपको वेलफेयर स्टेट। तो प्रकाश जी, ये जो कहा जा रहा है कि एक कल्याणकारी अगर राज्य व्यवस्था है तो उसके अंदर लोगों को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हो सकता है जब विशुद्ध अर्थव्यवस्था की बात हो तो ये लगे कि ये अगर पैसे ना खर्च होते देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति और बेहतर होती। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आपकी ये बुरी राजनीति, गंदी राजनीति नहीं है, दरअसल अर्थनीति में कुछ को हम ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे? नहीं, बात साफ है कि ये सरकार की अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की विफलता है अर्थशास्त्र संचालन में। नहीं तो इतना कल्याणकारी कार्यक्रम करना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से आप तैयार करते हो तो गवर्नमेंट का भी आय बढ़ता है और आप कल्याणकारी कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन रुपए की कीमत घटने की हम चर्चा कर रहे हैं। अब एक परिणाम अपेक्षित है कि भाई एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, क्योंकि विदेशों के लिए तो वो सस्ता हो गया चीज, लेकिन नहीं बढ़ा। पिछले महीने उल्टा 4% एक्सपोर्ट कम हो गया। तो मेरा क्या कहना है कि ये जो आपको अपेक्षित है वो नहीं हो रहा है, और जो कठिनाइयां है वो सब सामने आ रही है। तो यही मुद्दा है कि समय रहते आपने निर्णय नहीं लिया, निर्णय लेने में देरी की, निर्णय में कंसिस्टेंसी नहीं है, और इसके कारण फायर ब्रिगेड का जैसे काम चलता है, फायर फाइटिंग की सब जगह आग लगी है, तो कहीं इधर बुझाओ फिर उधर बुझाओ, ऐसा जो काम होता है उससे एक भी काम ठीक नहीं होता। ये आज हालत हो गई है। और इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि नरसिंह राव के नेतृत्व में अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री जो थे मनमोहन सिंह, वो ज्यादा प्रभावी थे, लेकिन जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी सोनिया जी के नेतृत्व में काम कर रहे वो उतने प्रभावी नहीं रहे हैं, और इसी के कारण है ये कि आज हमें ये स्थिति को देखना पड़ रहा है। प्रकाश जी, चलिए आप एक बात तो मान गए कि नरसिम्हा राव के जमाने में मनमोहन सिंह ज्यादा प्रभावकारी थे, सोनिया के जमाने में कम प्रभावकारी है। तो क्या आप मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी में आप फर्क कर रहे हैं क्या? ये कुछ क्रेडिट आप नरसिम्हा राव को दे रहे हैं, कम से कम उनके नेतृत्व में ज्यादा बेहतर काम हुआ था? हम तो बिल्कुल देते ही है। वो कांग्रेस वाले उनके शव को भी अंदर नहीं लाने देते अपने कार्यालय में। चलिए अंशुमन,
जो सवाल, बुनियादी सवाल था जो अखिलेश जी से मैंने पूछ रहा था, भाई एक सरकार गठबंधन की सरकार है, लोगों के समर्थन पे चलती है। जब आप बड़े फैसले करने की तैयारी करते हैं तो कभी ममता बनर्जी बिदक जाती हैं, कभी करुणानिधि बिदक जाते हैं, कभी मुलायम सिंह यादव बिदक जाते हैं, कभी संसद नहीं चलती है। तो उसमें पूरी तरीके से सिर्फ सरकार को दोष देने सही होगा? देखिए, सरकार अपने आप एक संयुक्त इकाई है। आप उसमें गठबंधन दलों को उस समय अलग कर सकते हैं जब वो दल उससे बाहर हो गए हों और बाहर खड़े होकर विरोध कर रहे हों। जब तक वो सरकार के भीतर शामिल हैं तब तक ये साझा जिम्मेदारी पूरी सरकार की है और सरकार के मुखिया को उन लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि गठबंधन की धर्म की आड़ में उन फैसलों को रोक दिया जाने का कोई मतलब नहीं जिनके कारण हम यहां तक पहुंचे हैं। हम इसके कारण नहीं पहुंचे कि हमने कोई बहुत बड़े रेडिकल रिफॉर्म टाल दिए हों। हम इसलिए नहीं पहुंचे कि कोयला कंपनियों को कोयला नहीं मिलता। हम इसलिए नहीं पहुंचे कि CIL कोयल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाती। हम इसलिए नहीं पहुंचे कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नहीं होता। हम इसलिए नहीं पहुंचे कि पर्यावरण मंत्रालय, कोयला मंत्रालय मिलकर लड़ते रहते हैं और प्रोजेक्ट्स पर बैठे रहते हैं। ये जो सारी फाइलें पिछले साल उस एनिमल स्पिरिट के साथ खुली हैं सितंबर में, अगर ये फाइलें 2009 के बाद खुल गई होती तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई वो गिरावट हमारे यहां भी आती, पर हम इतनी बुरी हालत में नहीं होते। मैं वापस लौट के उस बात पर आना चाहता हूं जो धूत साहब ने कहा कि साहब ब्राजील ने भी और इंडोनेशिया में भी यही स्थिति है, पर ब्राजील और इंडोनेशिया हमसे ज्यादा खराब स्थिति में नहीं है। हम दुनिया की ब्रिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कमजोर जमीन पर खड़े हैं। हमारी आर्थिक विकास दर सबसे कमजोर है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सबसे कम इंपोर्ट कवर वाला है और हमारी अर्थव्यवस्था की जो फ्रेजिलिटी है, जो कमजोरी है, वो सबसे ज्यादा है। इसमें गठबंधन के सर पर जिम्मेदारियां डालने की बात को समझ में नहीं आती। वो फैसले जिनसे अर्थव्यवस्था की मशीन को नॉर्मल तेल पानी मिलता है, वो तेल पानी वाले फैसले भी नहीं हुए और इसलिए ये समस्या यहां तक आई है। बिल्कुल, और ये सवाल इस बात को लेकर भी है कि भाई आखिर सरकार आपकी है, सरकार चलाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो आपको नेतृत्व भी देना पड़ेगा और सबको साथ लेकर चलना भी पड़ेगा। उसमें